आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली का दंगल दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। भीषण ठंड में भी दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई है। इस बीच आज चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। मतलब साफ है कि अगले 48 घंटों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि आखिर दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हर दिन मुद्दे बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। केजरीवाल एंड कंपनी इमोशन नैरेटिव गढ़ने में लगी है तो बीजेपी करप्शन पर वोटर्स का अट्रैक्शन चाहती है। सियासी पैरामीटर आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस चुनावी तल्खियों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री भावुक हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसू तक छलक गए। दिल्ली में जब चुनावी हलचल शुरू हुई तब केजरीवाल हर बार अपनी पिच पर बीजेपी को खेलने के लिए मजबूर करते दिख रहे थे। लेकिन अब यह गेम उनके लिए भी इतना सेफ नहीं रहा। बीजेपी ने भी अब टॉप गियर लगा दिया है। नई दिल्ली की सीट और कालकाजी सीट की फाइट टफ हो गई है और इंटरेस्टिंग भी। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली चुनाव में किसका नैरेटिव सेट होगा। करप्शन चलेगा या इमोशन चलेगा। सवाल यह भी है कि दिल्ली में वोट फॉर केजरीवाल होगा या वोट अगेंस्ट केजरीवाल पर चुनाव शिफ्ट हो जाएगा। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। आपको अपने मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ खास मेहमान अनुराग ठांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी मेहमान भी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका। शुरुआत दिल्ली के चुनाव के मुद्दों के साथ ही करूंगी। अनुराग जी, 2 मिनट आपको दे रही हूं और 2 मिनट में आप बताइए आज मुझे भी और दिल्ली की जनता को भी कि दिल्ली की जनता आपको क्यों वोट करे। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव पिछले 3 बार से काम के ऊपर होता आ रहा है कि काम करेंगे, योजनाएं क्या हैं, और इस बार भी दिल्ली का चुनाव काम के ऊपर होगा। जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी नॉन इश्यूज के ऊपर इस चुनाव को ले जाने का प्रयास करे, लेकिन घूम फिर के चुनाव इसी बात पे आएगा कि कौन है जिसने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी की, कौन है जिसने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की, जिसने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पक्के रोड बना दिए, जिसको सपने में भी नहीं सोच सकते थे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग कि कभी ऐसा होगा। वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। जिसने सीवेज लाइन 6800 किलोमीटर की बिछा दी, जिसने 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछा दी, महिलाओं को फ्री बस में सफर देते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छी योजना अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आ रहे हैं कि इस बार जब सरकार आएगी तो 2100 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि महिलाओं को देंगे। दिल्ली के सभी पुजारियों को सम्मान राशि 18,000 रुपए महीना दी जाएगी। और साथ ही साथ कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं इस बार, जिसमें बुजुर्गों के लिए भी है, जिसमें योजना की पूरा इलाज संजीवनी योजना के तहत उनका मुफ्त किया जाएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराएं। अब आप मुझे बताइए, जब लोगों का जीवन स्तर दिल्ली के अंदर इतना शानदार हो रहा है, जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं यहां पर मुफ्त मिल रही हैं, 24 घंटे मिल रही है बिजली यहां पर मुफ्त मिल रही है, तो फिर कौन किसी और पार्टी की तरफ देखना चाहेगा। प्रधानमंत्री जी मंच पे चढ़ के हमारी योजनाओं के बारे में बोल के गए। देखिए, उनको पता था कि इन्हीं योजनाओं के ऊपर वोट है, तो वो मंच पे चढ़ के बोल के गए, नहीं नहीं हम आए तो ये योजनाएं खत्म नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको बरगलाया जा रहा है। अरे तो नहीं खत्म करेंगे तो अपने 22 राज्यों में शुरू कर दीजिए। फिर आपको झिझक किस बात की है। लोगों को यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये योजनाएं खत्म नहीं करेगी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये योजनाएं रास नहीं आ रही है। जो हम योजना लाते हैं ये उसका विरोध करते हैं। रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने दे रहे हैं महिलाओं के 2100 रुपए की योजना का, तो आप समझ लीजिए लागू करना तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी दिल्ली में ये सारी योजनाएं खत्म करने के नाम पे चुनाव लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं और नई योजनाएं लाने के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बस अपनी बात को विराम दूंगा ये कहते हुए कि ये टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट है, पूरे देश के टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स की। इनमें से 7 दिल्ली के हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा स्तर क्या है। और इनमें से आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीजेपी गवर्नड स्टेट का एक भी स्कूल नहीं है इसके अंदर। तो यानी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी नीति पे चलती है और आम आदमी पार्टी चलिए ठीक है अनुराग जी, पहले शुरुआत के 2 मिनट में आप तीनों ही राजनीतिक दलों को दूंगी कि आप अपने अपने काम गिनाएं और ये बताएं कि जनता आपको वोट क्यों दे। उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करिएगा। शाजिया आलमी जी, सवाल मैंने अनुराग ठांडा जी से पूछा था, वही सवाल मेरा आपसे है। उन्होंने तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी अरविंद केजरीवाल के काम की, अपने पार्टी के काम की। आप बताइए, 2 मिनट का वक्त आपके पास है कि दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों करे। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट करे क्योंकि दिल्ली की जनता की जरूरत है सुशासन, और दिल्ली की जनता दरअसल निजात चाहती है
ऐसे लोगों से जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और दिल्ली के खजाने से आम लोगों के अपने पैसों से उन्होंने बाकायदा पैसा छीनकर अपने अपने घरों में लगाया है। शीश महल जैसी सुल्तानों की तरह इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं। ऐसे मौके पर जब कोविड की महामारी से पूरा दिल्ली जूझ रहा था, ना सिर्फ ये, अभी भी भाई साहब कह रहे थे कि कौन रोक रहा है भाजपा को ये सारी स्कीमें इतने अपने राज्यों में 20 राज्यों में लागू करने के लिए। तो मैं इनसे पूछूंगी, आपको कौन रोक रहा है? आपने तो खुद ही इनका ऐलान किया था, आपको कौन रोक रहा है? क्या पंजाब में लागू कर दें? आपने 2.5 साल पहले वादा किया था, क्या हुआ आपके वादे को? अपने ही वादे को अपने ही राज्य में जो आपके ही अधीन है, आप ही की पार्टी जिस पर शासन कर रही है, वहां तो अब लागू कर नहीं पा रहे हैं। उल्टा आप चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी जो 20-20 राज्यों में है, जहां पे मोदी जी की गारंटी को विश्वसनीय माना जाता है और बाकायदा एंटी इनकम्बेंसी की पूरी वेव को तोड़ते हुए, लांघते हुए प्रो इनकम्बेंसी के तहत बार बार मोदी जी को विश्वास करते हुए और उनके स्कीम्स को, उनके काम को मोहर लगाते हुए उनको लगातार जो है जीत हासिल हो रही है और लोगों का प्यार वोटों के साथ मिलता आ रहा है। तो कितना झूठ बोलेंगे भाई साहब, कितना ज्यादा वर्गलाएंगे, कितना भागेंगे असली सवालों से, समझ में नहीं आता। ठीक है, आपके सवालों का जवाब अनुराग ढांडा जी देंगे और उनके सवालों का जवाब आप देंगी, लेकिन उससे पहले रोमेश सब्रवाल जी को भी मैं जरा चर्चा में इंक्लूड कर देती हूँ। कांग्रेस के नेता हैं रोमेश जी, एक के पास अपने 10 साल के काम है गिनाने के लिए, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा है। आपके पास क्या है? आपको दिल्ली की जनता क्यों वोट करे? आपको ध्यान होगा कि 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार थी। हम लोगों ने दिल्ली में इंद्रप्रस्था गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कॉलेजेस खोले, हमने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे 3 और कॉलेजेस दिल्ली के अंदर, NICT, इन सबको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया। हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए, सुचारू करने के लिए हमने फ्लाईओवर्स बनाए। हम लोगों ने उसके दौरान ही दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए CNG को लागू किया, पूरे व्हीकल्स को, बसेस को CNG के पैटर्न पर लेकर गए। दिल्ली मेट्रो जो राजीव जी का सपना था उसको हमने शुरू किया। ये तमाम तरह के काम जो दिल्ली की जनता के जीवन के अंदर, और जो सेल टैक्स था वो 5% था, जो कि आज गब्बर सिंह टैक्स बना हुआ है 18%। हमने शराब का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, हमने उस शराब का सरकारी दुकानों से शराब बिकवाई जिससे कि दिल्ली के फ्लाईओवर बन पाए। हम लोगों ने दिल्ली की शिक्षा को, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, तभी जनता ने हमें 3 बार जो है चुनाव, 3 बार हमारी सरकार कांग्रेस की बनी थी। मेरा ये विनम्र निवेदन है कि इस देश की राजधानी है दिल्ली, अगर यहाँ स्वच्छ दिल्ली नहीं रहेगी, पॉल्यूशन फ्री नहीं रहेगी। हमने मास्टर प्लान का अमेंडमेंट किया, हमने हर झुग्गी वाले को प्लॉट और मकान दिया, उसको बसाया उजाड़ने से पहले। हमने मास्टर प्लान का अमेंडमेंट किया कि लोगों के पास 3 मंजिल मकान बनकर लोग सारे के सारे जो पलायन करके भारत के दूसरे रास्तों से आ रहे हैं, देशों दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो बस पाए। हमने अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज किया, हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने वहाँ सीवर दिया, हमने वहाँ पर नल का पानी दिया, बिजली दी, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने जो दिल्ली की जनता के लिए, जो पलायन करके भी दिल्ली की जनता आ रही थी दूसरे राज्यों से। रोमेश जी, लेकिन 10 सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, आपके इन कामों पर जनता मुहर नहीं लगा पा रही है और अरविंद केजरीवाल जो बता रहे हैं उस पर मुहर जरूर लग रही है। अब अनुराग ढांडा जी, शुरुआत कर देती हूँ आरोपों के साथ। आप लोगों ने अपने अपने एजेंडे, अपने अपने मुद्दे बता दिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 सेकंड बस रोमेश जी। अनुराग ढांडा जी, आरोप जो आप पर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में लगा रही है वो है भ्रष्टाचार का। आप लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाले लोग अब उसी राह पर बढ़ चले हैं जिस राह से उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ थी, यानी भ्रष्टाचार वाली राह। देखिए, इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछा कि भाई 2 मिनट इन्होंने अपने काम गिनवा दिया आम आदमी पार्टी ने, अब आप अपने काम बताइए। मैं जिस वक्त वो काम बताने की कोशिश कर रहे थे, मैं ये लिए बैठा था, एक भी काम उन्होंने अपने 2 मिनट के वक्तव्य में एक भी काम नहीं गिनवाया। बस केजरीवाल को गाली, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने, आपने क्या किया? आधी दिल्ली तो आपको भी चलानी है। आधा काम दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का है, आधा केंद्र सरकार का है।
कल रात की घटना तो आपने सुनी होगी ना कि पूरी रात कैसे गैंग वॉर चला है। कल वहां पे फायरिंग होती रही है, खुलेआम फायरिंग हो रही दो गैंग्स के बीच में, और दिल्ली पुलिस का और गृह मंत्रालय का पता नहीं आता, पता नहीं है। गैंग्स का राज चल रहा है, फिरौती मांगी जा रही है दिल्ली के अंदर, गाड़ियां चोरी हो रही है दिल्ली के अंदर। अब आप बीच में मत बोलिए, ओहो अब आप बीच में तो मत बोलिए। जब आपको मौका मिला तब एक काम आप बता नहीं पाए, एक काम नहीं बता पाए जब आपको बताना है मिला। काम दिल्ली में मैं तो आप ये हैं, पूछना चाहता हूं प्राची जी कि दिल्ली में आप हैं, लैंड और सुरक्षा व्यवस्था, लैंड और सुरक्षा व्यवस्था ये दोनों केंद्र सरकार के हाथ में है। सुरक्षा व्यवस्था की हालत मैंने आपको बता दी। अब लैंड के बारे में सुन लीजिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जिनको प्लॉट मिले थे उनका मालिकाना हक पिछली बार वादा किया था, अब तक नहीं दिया। इन्होंने दिल्ली के किसानों का गला रोक रखा है, गला दबा रखा है। इन्होंने अभी तक मास्टर प्लान 2041 लागू नहीं किया। डीडीए ने अभी तक जिसकी जमीन अनुराग जी डीडीए ने ये शाजिया जी याद दिला रहे हैं। मेरे को पूरा करने दीजिए, वो बीच में बोल रहे थे। अनुराग जी मैं उनकी बात आप तक रख देती हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। पूरा समय दूंगी सर, मैं कोई बीच में नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को बताना है अपने अपने एजेंडे, अपने अपने मुद्दे। शाजिया जी कह रही हैं, आपको याद दिला रही हैं, भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने बताना है कि आपने दिल्ली में कितने काम किए और कितने काम नहीं किए। और एक सवाल, भ्रष्टाचार पर नहीं आया अभी तक आप, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये तो शाजिया जी जवाब देंगी। भ्रष्टाचार के आरोप पर तो जवाब दे दीजिए एक बार, शाजिया जी को भी और जनता को भी। मैं आऊंगा, मैं उस पर भी 2 लाइन में पूरा जवाब दे दूंगा। मैं अपनी बात के अंत में उस पर जवाब दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2 डिपार्टमेंट इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था और लैंड। सुरक्षा व्यवस्था की हालत मैंने आपको बता दी, गैंग्स का राज चल रहा है। रोज 50, 60, 100 गाड़ियां एक थाने में चोरी हो रही हैं दिल्ली के अंदर। इतनी बुरी हालत है, चेन स्नैचिंग से लेके क्या क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो बसा रहे हैं उसमें पुलिस की आप वो देख लीजिए कितना काम किया गृह मंत्रालय ने। तो ये सारे सुरक्षा व्यवस्था में फेल साबित हुए। दूसरा जो इनका पॉइंट था, इनको लैंड पे काम करना था, लैंड इनके जिम्मे आती है। हम स्कूल के लिए लैंड मांग लें, ये नहीं देंगे। हम हॉस्पिटल के लैंड मांगेंगे, ये नहीं देंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे। लेकिन दिल्ली के किसानों के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में लैंडलेस फार्मर्स को दिल्ली में जमीनें दी गई थी, उनका मालिकाना हक प्रॉमिस किया था। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मेरे सवालों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अनुराग जी, माना पूरा समय आपको दे रही हूं कि आप अपनी पार्टी की बात रखिए, आप काउंटर करिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मेरे सवाल को बिल्कुल तरजीह नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब दीजिए ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। मैं छोटी सी एक बात कहना बिल्कुल शाजिया जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट। मुझे मालूम नहीं अनुपम, नहीं आपने दिल्ली के किसानों से आ रही हूँ शाजिया, दिल्ली के किसानों से जुड़ी बात है, इसलिए कहनी जरूरी है। एक लाइन के बाद मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपको उतना ही वक्त दूंगी, मुझे भ्रष्टाचार वाले सवाल पर जवाब आने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। आप पूरा प्रॉपर उतना जवाब लीजिए। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। हाँ बोले अनुराग जी। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं प्राची जी। हाँ। दिल्ली के किसानों पे एक लाइन और मुझे सिर्फ बोलनी है। मास्टर प्लान 2041 इन्होंने लागू नहीं किया। ऐसे नहीं होगा ना अनुराग जी, फिर समय चला जाता है ना। जो मेन आरोप आप पर लगता है उस पर नहीं बोलिएगा। अब भ्रष्टाचार पे आता हूं। ऐसे नहीं होता है ना, समय की बाध्यता होती है अनुराग जी, उसे समझिए। अब हाँ बोले, जल्दी से कंप्लीट करें। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा और आपको बात समझ में भी आएगी। पीएमएलए एक्ट में हम जमानत पर बाहर हैं सारे के सारे नेता। इसका मतलब 54 सबूत नहीं मिला इनको भ्रष्टाचार का। 400 फाइलें चेक कर चुके एलजी साहब, 54 सबूत नहीं मिला। आप पर आरोप ये है, एक मिनट आप पर आरोप ये है कि आप भ्रष्टाचार, अनुराग जी अब 1 मिनट रुकिए, पूरा समय दिया था, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए अब इनकी। आप भ्रष्टाचार के फर्जी मुद्दे उठाकर इनके नेताओं को जेल पहुंचाते रहे, बीते कई सालों से इनके कामों को रोकते रहे और भ्रष्टाचार के झूठे मामले इन पर हमेशा लगाते रहे। देखिए एक बात जिससे ये बच रहे हैं और मुझे लगता है इसीलिए ज्यादा भी बोल रहे हैं, वो है सीएजी रिपोर्ट जो अभी भी आई है और उसमें साफ तौर से जाहिर हुआ है कि 70 से 80 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने अपने बंगलों में कमोड, जो शौच की जगह, जो टॉयलेट है उसमें गोल्ड प्लेटेड सीट्स में 1 करोड़ रुपए पर्दे लगाने में, किचन के सामान लेने में करीब 40 लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगाए हैं और 70 से 80 करोड़ का गबन किया है खुद अपनी पर्सनल सुविधा के लिए। यह है बात उस आदमी की जो दिल्ली मॉडल की बात करता है, जो अपने को आम आदमी कहता है। ये आदमी जो कहता था हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमें बंगला चाहिए, ना हमें सुरक्षा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सैलरी भी नहीं चाहिए। ये उस आदमी से जो अन्ना हजारे आंदोलन की गर्भ से निकली हुई जो पार्टी है, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में भी छुरा भोंक दिया। अब ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि इनको एक सबूत नहीं है। अगर भाई साहब सबूत नहीं होता तो कोर्ट्स इसका संज्ञान क्यों लेते?
इसकी इजाजत क्यों लेते? चार्जशीट क्यों हो रही है? क्यों आप बताइए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सेशंस कोर्ट हो, क्यों उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया और इस पर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए? भाई दिल्ली पुलिस कुछ कर सकती है, सुरक्षा व्यवस्था कुछ कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कुछ कर सकती है, लेकिन कोर्ट्स क्यों करेंगे? वही कोर्ट्स ने जब आपको बेल दी तो आप बड़े खुश हुए। वही कोर्ट्स ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोई भी केस पर साइन नहीं कर सकते फाइल पर, क्योंकि और ये भी कहा है मनीष सिसोदिया से, बाकियों से, कि अपने पासपोर्ट के बगैर पासपोर्ट जमा करें और किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करें। जाहिर सी बात है बहुत सीरियस मुकदमे चल रहे हैं और इसको लेकर आप परेशान है। ये कहेंगे ना लोगों से झूठ बोलिए कि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सबूत तो वो पूरी पॉलिसी है जो आपने वापस ले ली। शराबखोरी का जो पूरा स्कैंडल है वो दुनिया के सामने है। और आज के दौर में तो एक तो ये बात, दूसरी बात आप मुझसे कह रहे थे मैंने क्या बताया, कुछ तो किया होगा ना दिल्ली में कि साथ के साथ हमारे एमपीज हैं वापस आए हैं। इतने राज्यों के बाद जहां आप कहते हैं भाजपा क्यों नहीं लागू करती? शाजिया जी, इनका मतलब ये है कि इतने केस आपने चला लिए, अब तो इनके सारे नेता जमानत पर बाहर आ चुके हैं, इतने सालों से केस चल रहे हैं, कुछ प्रूफ नहीं कर पाई अभी तक एजेंसियां। ये नहीं प्रूफ कर पाई कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं या कहां कहां भ्रष्टाचार किया है, चाहे बंगले का मुद्दा हो चाहे शराब घोटाले का मुद्दा। पूरा बंगला है, एक मामला गोल्ड प्लेटेड कमोड दिख रहे हैं सबको। सुनिए, पर्दे वो सबको दिख रहे हैं, वो मसाज चेयर्स दिख रहे हैं, वो नहीं है घोटाला। वो घोटाला नहीं तो क्या है? सीएजी की रिपोर्ट जो कहती है कि 70 से 80 करोड़ का घालमेल हुआ है, वो घोटाला नहीं तो क्या है? केस तो चलते हैं, केसों में वक्त लगता है, केस तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती, वो तो कोर्ट चलाती है। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा अनुराग गांधा जी, इस पर फिर रतन शारदा जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास जा रही हूँ। बताइए अनुराग गांधा जी, बंगले के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोग नहीं बोलेंगे? नहीं, उसी पे बिल्कुल बंगले के मुद्दे पे ही बोलता हूं। ये लोग एडिट कॉपी पेस्ट पार्टी है पूरी की पूरी। ये फोटो लेके आते हैं पता नहीं क्या गोल्ड प्लेटेड, ये पीएमओ की फोटो नहीं है, इस बात का क्या सबूत है इनके पास? ये पीएमओ से तो नहीं खींच के लाए, क्योंकि अगर उनके अरविंद जी के घर की कह रहे हैं तो उसमें इनको एक्सेस कैसे मिला? ये कहां से गए उस घर के अंदर? तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब सुनिए ना, ओहो अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब क्यों परेशान हो रहे हो? 467 करोड़ का टेंडर पीएम का घर, मोदी जी का घर बनाने के लिए निकाला था जब कोविड में लोग मर रहे थे। 467 करोड़ रुपए का टेंडर आपने निकाला था। 467 करोड़ के घर में रहेंगे, झोला उठा के चलने वाले 467 करोड़ के घर में रहेंगे। ये तो तय जनता को करना है। आज वोटर लिस्ट भी आ चुकी है और वोटर लिस्ट को लेकर भी घमासान मचा है, उस मुद्दे पर भी आऊंगी। लेकिन रतन शारदा जी, आप ही समझा दीजिए, किसका नैरेटिव दिल्ली में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? कौन झूठा कौन सच्चा नजर आ रहा है? देखिए प्राची जी, मैं तो दिल्ली में बहुत नियमित आता जाता हूँ। दिल्ली में तो मैं रहता नहीं, लेकिन बहुत जाता आता हूँ, तो इसके लिए उसकी बदलती परिस्थिति मैं देखता हूँ। हर एरिया में दिल्ली में जाता हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली में भी गया, जहांगीरपुरी में भी गया, जहां पर कचरों के अंबार लगे हैं, सड़कों के नाम पे टूटी नालियां, टूटे गटर बहते हुए और बिल्कुल घटिया सड़कें मैं देख चुका हूँ। तो मुझे ये ना बताएं कि हमने सब जगह रास्ते बनाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेट्रो जो है, केवल लोगों को याद करा दूं, मेट्रो की योजना मदन लाल खुराना जी ने शुरू की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, तो कृपया कांग्रेस इसका क्रेडिट ना ले। अब जहां तक शीश महल का सवाल है, जो लोगों ने लोकपाल बनाने के नाम पर इतने ज्यादा एजिटेशन किया और प्रोपेगेंडा के लिए अन्ना को धोखा दिया, उस लोकपाल के ऊपर कोई भी शिकायत इनकी नहीं है। जो प्रोसीजर की बात करते थे बंगला बनाने के अंदर, किसी प्रोसीजर का इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। पहले काम, उसके बाद में साइन, मानो घर की कोई बात चल रही है और घर के अंदर भाभी जी जो मर्जी मंगा रही हैं, बाद में सीएम साहब उसको साइन कर रहे हैं बिलों को। ऐसे तो नहीं चलता है ना। मैं रतन शारदा जी आपको बीच में रोक रही हूँ, दिल्ली चुनावों की बात कर रहे हैं तो देखिए एक और बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल साहब ने कर दिया है। बाकायदा एक ट्वीट उन्होंने किया है, एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा।
आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और उनकी पार्टी पर, उसी का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा, आपके कुछ नेताओं पर रेड भी होगी। अब सूत्र एक बार अनुराग जी बता दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। आप लोगों को कैसे पहले पता चल जाता है? 30 सेकंड नहीं दे सकती, मैं क्यों बैठा नहीं रतन जी, मैं पूरा टाइम दूंगी आपको। करिए राजनीतिक बहस, मेरी आवश्यकता नहीं है। रतन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। वैसे भी दो प्रवक्ता बीजेपी के हो जाते हैं, आप एक को अच्छा बुलवा कंप्लीट देते करिए, हैं। ठीक है कंप्लीट करिए रतन जी, बोलिए। अच्छा ठीक है अनुराग ठाकुर जी, आप ही बोलिए। पहले सूत्र बता दीजिए मुझे सर, ये सूत्र इतने पक्के इतने पुख्ता कैसे हो जाते हैं? आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? आज तक तो सूत्र गलत साबित हुए नहीं। जब जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तब तब रेड भी हुई, तब तब केसेस भी हुए। इसका मतलब कि हर डिपार्टमेंट में शुभचिंतक हमारे हैं जो हमें ये जानकारी दे देते हैं समय से पहले कि क्या प्लान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास काम है गिनाने को, अगर वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो फिर चुनाव के वक्त ऐसी हरकतें करने की जरूरत इनको क्यों पड़ेगी? और अगर ये ऐसी हरकत करेंगे तो आप समझ जाइए जवाब शाजिया अलवी जी, फिर उमेश जी आपके पास आ रही हूँ, जवाब दीजिए। सबसे पहले बस ये सीबीआई गिरफ्तार करने वाले हैं क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को? दरअसल ये लोग बहुत कंफ्यूज हैं और ये लोग बजाय ये जवाब देने के कि काम क्यों नहीं कर पाए, ये कहते हैं एलजी ने कुछ करने नहीं दिया। जब कहते हैं कि भाई एलजी ने आपको क्या करने नहीं दिया, उन्होंने कहा हमने काम बहुत अच्छा किया। अगर काम बहुत अच्छा किया तो एलजी ने कैसे नहीं करने दिया, ये खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इतने अच्छे सूत्र हैं इनके, इनको पता चल जाता है। सच तो यह है कि उन्होंने इतने घोटाले करे हैं, आपको भी मालूम है क्या कुछ आपने हरकतें की हैं, कितने कट्टर बेईमान और नकारापन आप लोग की तरफ से रहा है और कितने लालची आप लोग रहे हैं, और उसके सबूत मिल रहे हैं एक एक करके। आपको दुश्वारी हो रही है। अगर आपने सच में अच्छे काम किए होते तो आखिरी मिनट पर आपको पुजारियों की, ग्रंथियों की और हमारे ऑटो वाले भाइयों की याद कैसे आती? आप कैसे छोड़ देते बीच मझधार में? चलिए सारे जितने भी हमारे सारे इमाम भाइयों को, जाहिर है रतन शारदा जी, इतनी नफरत क्यों है पुजारियों साहब हर बार एक दावा करते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा सर पूरी। दोनों की आवाज कम कर दीजिए, शाजिया और अनुराग जी की। आप दिल्ली की स्थिति भी बता रहे थे सर, स्पीच से बड़ी खबर आ गई थी। आपको समझ में आता है अरविंद केजरीवाल जी का ये दावा, और उसके बाद उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित होती है कई मौकों पर? इसका मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल को पता कि उन्होंने क्या क्या करप्शन किया, उनको पता कि उनके मंत्रियों ने क्या क्या करप्शन किया, इसलिए जानते हैं कि उन पर इस प्रकार के केस होंगे। हाँ बिल्कुल यही बात है। अब मैं आपको बताऊं केजरीवाल की प्रॉमिसेस, यमुना को साफ करेंगे 2015 से हर बार आते हैं तौलिया पहन के कि 5 साल बाद मैं डुबकी लगाऊंगा। इन्होंने कहा 20 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, आज तक एक बना नहीं। 24 अस्पताल बनाएंगे, आज तक एक भी बना नहीं। 11,000 डीटीसी बसें आनी थी, कितनी आई पता नहीं। वाटर लॉगिंग का प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी तो और पानी की व्यवस्था तो ऐसे कि रंगीन पानी आता है लोगों के नलों से और सब लोग बिस्लरी पी के काम चलाएंगे, ऐसा इनको लगता है। कहीं इन्होंने साफ पानी दिया तो मुझे बताइए। और ये जो कह रहे हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि जिन गरीबों के कंधे पे सवार होकर, जिनको मुफ्त चीजें दे के इन्होंने कहा कि हम चलाएंगे, उन गरीबों का मजाक उड़ाया इन्होंने, जिस प्रकार से शीश महल पे खर्चा किया है। क्या आपको पॉटी के लिए इस प्रकार स्पेशली जापानी टॉयलेट चाहिए? क्या आपको पर्दे आपको 1000 रुपए मीटर के नहीं चलते? और उसके आगे आइए, ये जब कहते हैं ना कि कब हमारा साफ निकल गया सारा मामला, भाई साहब लालू प्रसाद यादव को 25 साल लगे थे सजा मिलने, 25 साल। और इतना ही नहीं, अब जमानत पे छूटे, आप फ्री नहीं हुए, आप बरी नहीं हुए, जमानत पे छूटे। अब आइए आप शराब के ऊपर, शराब में करप्शन है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं बीच में बोला नहीं था, कृपया रुक जाइए अनुराग जी। मैं ऐसी बहस नहीं करता हूँ। मैं आपने बहुत बोला, आपने पूरी इलेक्शन स्पीच दे डाली, मैं कुछ नहीं बोला। मुझे आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन शराब को टेट्रा पैक में एक के ऊपर एक फ्री करके, जिस शिक्षा की बात की, हमारी शिक्षा और ड्रग के अंदर आपके यहाँ तरुण पीढ़ी जा रही है, आपको उसकी चिंता नहीं है। और ये जो करने वाले लोग हैं, आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर करप्शन नहीं था, अगर आपने गलती नहीं की, आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? प्रश्न आपके ऊपर आता है। अब महिलाओं की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल नाम की एक बहुत प्रख्यात महिला आप में थी, उसको शीश महल के अंदर पीटा गया, वो केस कर रही है, जगह दर दर उसने ठोकरे गई, आप लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, महिला का बेइज्जत करने की बात करते हैं। और आइए, जो जिस प्रकार की बात अब लगातार सेंटर पे ठीकरा फोड़ते हैं, मैं तो 15 साल से ही देख रहा हूँ, कुछ भी हुआ ठीकरा फोड़ो, कुछ भी हुआ ठीकरा फोड़ो।
आपने ठीक है क्या सर, ये 2-3 सवालों के जवाब अनुराग ढांडा जी से लूंगी, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में किए गए कामों का मुद्दा हो। मुझे एक ब्रेक लेना है अनुराग जी, फौरन लौट रही हूँ, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। दिल्ली का दंगल, दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कौन नैरेटिव सेट कर पा रहा है, इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। और नैरेटिव की तो क्या बात, शारदा जी बस एक मिनट रुकिए, मुझे एक सवाल का जवाब लेना है। आप ही ने मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे का जवाब ले लेती हूँ। उठा रहा हूं मैं, अच्छा, कंप्लीट करिए। सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करने वाले मौलवियों को, पुजारियों को, दिगंथियों को क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं? एसजीपीसी के पास करोड़ों रुपए के भंडार है, मंदिर सुखी चल रहे हैं और आपके पुरोहितों का आपके पैसे की जरूरत जवाब दीजिए अनुराग ढांडा जी, इन तमाम मुद्दों का जवाब दीजिएगा। महिलाओं के सम्मान पर आपसे सवाल, भ्रष्टाचार पर आपसे सवाल, आपके सेक्युलर होने पर आपसे सवाल। फिर आ रही हूँ रोमेश जी, मुझे बोलने दीजिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, बोलिए अनुराग जी। देखिए आप बीजेपी के दो प्रवक्ता आपके पैनल पे बैठे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम बैलेंस प्लीज कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार पे हमारे ऊपर शीश महल पे सवाल जो उठा रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूं, ये बताएंगे कि 700 करोड़ का जो बीजेपी हेडक्वार्टर इन्होंने अभी अभी बनाया है, मैं बताता हूं किसका पैसा है, कहां भ्रष्टाचार से आया है वो। 100 करोड़ रुपए में बीजेपी भोपाल का जो हेडक्वार्टर बना है वो किसका पैसा है। 2600 करोड़ से ज्यादा के बीजेपी देश भर में अपने हेडक्वार्टर बना रही है, अपनी जमीनों पे बना रही है। कहां से आया? सारा काला धन इन्होंने अपने ऑफिस खजाने से ले रही है। पीएमओ का जो मोदी जी का घर बन रहा है 467 करोड़, 467 करोड़ का टेंडर वो आप बोलने नहीं देंगे। अब पोल खुल रही है तो आप बोलने नहीं देंगे। अब पोल खुल रही है आपकी, अरे सुनिए ना, ओहो सुनिए, और अरे पोल खुल रही है, आप क्यों बौखला रहे हो? पोल खुल रही है, सुनिए जरा। 467 करोड़ रुपए का जब कोविड में लोग मर रहे थे, 467 करोड़ रुपए का टेंडर किया इन्होंने मोदी जी का घर बनवाने के लिए। क्या लगाओगे 467 करोड़? सोने का घर बनाओगे क्या? अरे सोने की तो लंका होती थी, सोने का घर बनाएंगे क्या? उसमें रहेंगे क्या? अरे आप बताइए ना, 467 करोड़ के घर में क्या लगवाओगे? मोदी जी के लिए 467 करोड़ रुपए के घर का टेंडर क्यों निकाला? आप बताइए, क्या लगवाएंगे आप? जरा बताइए। अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। अनुराग ढांडा जी अब एक मिनट रुक जाइए, तो रोमेश जी के पास भी जाना है। रतन शारदा जी लौटूंगी आपके पास। एक सेकंड अनुराग जी, आवाज थोड़ी कम करिए। आप लोग आपस में इतने उलझ जाते हैं कि दिल्ली के मुद्दे छूट जाते हैं। मैं तो आप दोनों को बराबर मौका दे रही हूँ। शाजिया जी, आप लोग तो नैरेटिव गढ़ने की लड़ाई में इतने आगे बढ़ गए। एक सेकंड सुनिए ना शाजिया जी, एक मिनट सुनिए ना, एक सेकंड मैं आ रही हूँ ना, 10 सेकंड आप ही के पास आ रही हूँ। सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि सवाल आपसे है। दूसरे को बोलने नहीं देती है शाजिया इल्मी जी, सुनेंगे तब तो पता चलेगा आपको कि मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आपको ही समय देने आ रही हूँ। रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। के पैसे से बनाए, अरे भाई वो टैक्स पेयर के पैसे से बनाए। अब ये बीच में चुप नहीं हो रही है, भोपाल हो या बांग्लादेश हो या दुनिया भर की चीजें हो। अच्छा ठीक है, एक मिनट शाजिया जी, मुझे ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं। आप लोग जो कहने आए सिर्फ वही नहीं कह पाएंगे ना। शाजिया जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग नैरेटिव की लड़ाई में इतने आगे बढ़ गए कि आज आपकी पार्टी की वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ गए, रोना पड़ा उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा पहले भी हुआ है आतिशी मर्लिना जी, जब उन्हीं की पार्टी ने पत्र लिखे थे उनके कुछ पास्ट के बारे में, और वो प्रूफ भी हो गया था कि वो उनकी पार्टी की तरफ से आया, तब भी वो रोई थी। और उन्होंने इल्जाम लगाया था गौतम गंभीर पर, और मैं गौतम गंभीर के साथ गई थी पुलिस के पास कि इसकी रिपोर्ट लिखाई जाए। तो ये पहले भी रो चुकी हैं। हालांकि जो बात कही है रमेश बिदुरु जी ने, उन्होंने गलत तरीके से इस बात को कहा, और मैं महिला होकर उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और कहती हूँ गलत तरीके से कहा है, क्योंकि मैं भागती नहीं हूँ। जिस तरह से रमेश जी ने कहा है उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं पूरी तरह से उससे ना इत्तेफाकी रखती हूँ। रमेश जी को बेहतर लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन वही आतिशी मर्लिना, जिनको मैं मर्लिना की तरफ से जानती हूँ, जो मेरे सामने आई थी पार्टी के अंदर अन्ना हजारे आंदोलन के बाद, वो मर्लिना थी। और केजरीवाल कहते थे मुझे जात पात की राजनीति नहीं चाहिए। वो सिंह कैसे बनी, ये सवाल उठाना चाह रहे थे रमेश जी, जिन्होंने उसको बहुत ही एक गलत तरीके से उसको पेश किया। और मुझे लगता है रमेश जी को
ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे और मैं उसकी जिम्मेदारी तो हटा दीजिए लेकर उनको। फिर से वो सवाल पूछती हूँ हाँ। कि एकदम से मर्लिना जो सिंह बन जाए, एकदम से जो वामपंथी से कभी मुसलमान कभी हिंदू बच जाए, ठीक है। एकदम से वो मुझे केजरीवाल जो बटला मुझे रोमेश जी के पास भी जाना है, मुझे रोमेश जी के पास भी जाना है। हालांकि इस सवाल का जवाब मुझे अनुराग जी आपसे लेना है, लेकिन रोमेश जी को चर्चा में ले आती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं रोमेश जी। मुझे जवाब देना है। मैं सर एक मिनट, और दो मेहमान भी हैं, बीजेपी वर्सेस आप नहीं कांग्रेस भी है, इस बार आपके खिलाफ ताल ठोक रही है कांग्रेस। रोमेश जी बोलिए। नहीं है तो बीजेपी वर्सेस आप ही, चलिए मैडम, मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिछली बार चुनाव लड़ा था नई दिल्ली से। मैंने अपने जीवन में इतना मोरली करप्ट आदमी नहीं देखा। एक तो वो दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, विदाउट पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर बन गया, राष्ट्रपति भवन में स्कूल बंद हो गया सरकारी दिल्ली सरकार का, सेंट्रल स्कूल को टेक ओवर करना पड़ा। मेरे वहां कर्मचारी जो राष्ट्रपति भवन के थे, दिल्ली सरकार के स्कूल में फीस 0 थी, फीस माफ थी, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से स्कूल था। सेंट्रल स्कूल खुलने के बाद मेरे वहां पे अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कर्मचारियों को 250 रुपए देने पड़ रहे हैं। सरोजिनी नगर में स्कूल दिल्ली सरकार का बंद हो गया। हाँ। केजरीवाल ने पिछली बार 5 साल पहले इतना घपला किया है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ये यूफोरिया बैंड लेकर आए लंदन से, सरकारी पैसे से, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में और जनवरी के पहले सप्ताह में इन्होंने बजाया। पूरी दिल्ली में सरकारी खर्चे से नई दिल्ली में 10 जगह पे बचाया। और दिल्ली टूरिज्म, जिसका मैं चेयरमैन रहा हूं, उससे कैटरिंग करा कर फ्री में खाने बांटे। इन्होंने एमएलए लैड को 1 करोड़ से 15 करोड़ किया। ठीक है। मेरा इलाका नई दिल्ली का एलएनडीओ का इलाका है, एनडीएमसी का इलाका है, सीपीडब्ल्यूडी का इलाका है। पीडब्ल्यूडी से जबरदस्ती वह काम करवाया, जबकि वो कानून के खिलाफ था। केजरीवाल जी को दिल्ली के बारे में समझ नहीं है। दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम है, इन दोनों के झगड़े में दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की समझ ना रखने वाला व्यक्ति भी अगर 10 साल तक सत्ता में रहता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें समझ है या आपसे कहीं ज्यादा समझ है कि 10 सालों से लगातार दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अनुराग जी, इन आरोपों का तो जवाब आप दीजिएगा। एक अच्छी बात मुझे शाजिया अलमी जी की लगी और मैं उस बात की चर्चा करूंगी। एक सेकेंड, थोड़ा कम करिए आवाज। महिलाओं की जब बात आती है ना, तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी इधर उधर की बात करती हैं। शाजिया अलमी जी ने कहा कि मैं कह रही हूं गलत कहा है। रमेश बिदूड़ी साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो पूरी तरीके से गलत है। क्या आप ये हिम्मत रखते हैं कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों को ये बोल पाए कि महिलाओं के खिलाफ जो कुछ भी बोला जाता है या जो भी होता है उसके खिलाफ हम खड़े हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो शाजिया जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं, जब उनको पता चल गया, उनकी कॉन्शियस कह रही है कि इन्होंने गलत कहा, घटिया बात करी रमेश बिदूड़ी जी ने, तो या तो वो पार्टी छोड़ दें या रमेश बिदूड़ी जी को कहें कि उनकी टिकट वापस ली जाए, या उनको कहें कि उनको पार्टी से निकाला जाए, कोई एक्शन ले पार्टी। ऐसा तो कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिर्फ बातें की जा रही हैं इसके बारे में। अगर उनको लगता है कि इतनी घटिया बात कह रही है कि भाषा दूसरी होनी चाहिए थी, सुनिए ना, अब फिर शाजिया जी बीच में बोल रहे हो, अब फिर शाजिया जी बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, बीच में फिर आप बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। आप उनका ऑडियो डाउन कीजिए या तो मुझे बात करने दीजिए। अच्छा एक मिनट शाजिया जी प्लीज बात कर लेते हैं। बीच में बोल रहे हैं, बोले अनुराग जी, खुद ही कह रहे हैं घटिया बात की, फिर कह रहे हैं घटिया बात की दूसरी भाषा में की जा सकती थी। घटिया बात कौन सी भाषा में कही जा सकती है? शाजिया जी बोल के बता दे जरा इसको। घटिया बात तो घटिया ही रहेगी, कैसे भी कही जाए। तो मेरा सवाल यह है कि ये सिर्फ ढोंग ना करें। अगर इनको वाकई में लगता है, अब मैंने बिना कोई आप बोलने कहाँ देते हैं, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। शाजिया जी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। नहीं, किस बात का लाग लपेट? रोमेश जी तक, कांग्रेस पार्टी तक हमारी तारीफ कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में फीस नहीं लगती, सेंट्रल स्कूलों में 250 रुपए फीस लग रही है, तो वही हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए आप अपना बताइए ना, ऐसे घटिया लोगों को रखा क्यों पार्टी के अंदर? अरे ऐसे घटिया लोगों को पार्टी में रखा क्यों आपने? एक मिनट अनुराग जी, तो ठीक वैसे है ना, आप उनकी आवाज ये तो ठीक वैसे आवाज थोड़ी, आप वो मेरी बात के बीच में बोलती हैं हमेशा। अनुराग डांडा जी कर दिया, आवाज कम कर दिया उनकी। ये तो ठीक वैसे ही है ना, जैसे स्वाति मालीवाल जी के केस में आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना गलत हुआ, लेकिन बाद में पार्टी से किसको निकाला, कौन किसके साथ खड़ा रहा, ये तो पूरी दिल्ली ने देखा है। बोले नहीं, हमने अपने सपोर्ट में वीडियो जारी किया था कि किसका व्यवहार गलत था, कौन गालियां देकर के बात कर रहा था, हमने उसका पूरा वीडियो रिलीज किया था।
आप कहोगे तो मैं फिर सुनवा दूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। हमने तो पूरा वीडियो जारी किया था कि अनधिकृत तौर पे, मैं फिर बीच में बोल रहे हैं। अब आप ही कह लीजिए शाजिया जी, आप ही को सब पता है, हमारी पार्टी का भी, अपनी पार्टी का भी आप ही को पता है। आपकी पार्टी में खड़े होकर कोई व्यक्ति महिलाओं के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी करता है, एक महिला नहीं, हर पार्टी की महिला के बारे में घटिया टिप्पणी करता है, और आप यहाँ बैठ करके डिफेंड कर रहे हैं उस पार्टी को। कौन कितना आपको तो पानी में पार्टी सब छोड़ पता है देनी उनको। अच्छा एक मिनट, या फिर मुझे रमेश फाइनल बिदुड़ी जी कमेंट को लेना। निकलवा रतन शारदा जी, दीजिए पार्टी आपसे से। सबकी आवाज थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। रतन शारदा जी, ठीक है, रतन शारदा जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो सर चलते ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली की लड़ाई फिलहाल कौन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस समय डेफिनेटली मैं मानता था कि ये लड़ाई, क्योंकि जिस प्रकार के वोट बैंक की राजनीति आपने की है उनके फेवर में था, पर जिस प्रकार से वे तड़प रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके हाथ से ये खसक रहा है। दूसरी बात, इनको जो भी मैंने सीरियस मुद्दे उठाए उनका जवाब इन्होंने दिया नहीं। तीसरा, जो बार बार प्रधानमंत्री की बात करते हैं, एक शहर का मेयर, इस लेवल का आदमी, उसके घर को एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री से कंपेयर करते हैं। शायद इन्होंने कभी सुना नहीं कोई कमांड सेंटर होता है, इन्होंने शायद कभी सुना नहीं कि डिफेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इन्होंने कभी सुना नहीं कि इमरजेंसी के अंदर प्रधानमंत्री के घर में क्या क्या होना चाहिए, इनको कुछ पता नहीं है। बहुत भोले, क्योंकि दिल्ली के बाहर इन्होंने मेयरशिप के आगे कुछ देखा नहीं है। ठीक है। प्लेन जो है यूपीए, इनके कांग्रेस मित्रों ने प्लेन का ऑर्डर दिया था, और एक बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छा प्लेन हो, इसके लिए मुझे गर्व है। सिक्योरिटी के लिए उनकी कार जो है उसको आप उंगली उठाते हैं। आप चाहते हैं कि बम के जैसे आपके पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री को घेरा था, ठीक है। रतन शारदा जी, अनुराग ढांडा जी, शाजिया जी, रोमेश, इतना ही समय था मेरे पास, आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।